सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सौम्या और आप देख रहे हैं द सिस्टर टीज क्लास 10 की ये वीडियो। तो द सिस्टर टीज क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का चल रहा था क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। तो हम लोग का चल रहा है एक्सरसाइज 4.1। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपना एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन के सारे पार्ट्स करवा दी। तो प्लीज़ अगर आपने न देखा हो तो प्लीज़ अभी जाके देख लीजिए। उससे पहले अगर आपने वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप क्लास 10th में और आपके सब्सक्रिप्शन में ये चैनल नहीं है तो गलत बात है। और हाँ, आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मिलेगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। उसमें मिलेगा मैं इस बोर्ड पे जो भी पढ़ाऊँगी उसका PDF, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सैम्पल पेपर एंड क्लास 10 मैथ्स या साइंस के लिए जो भी ज़रूरी होगा हम लोग सब आपको प्रोवाइड करेंगे। तो प्लीज़ हम लोग के इस वाले चैनल के साथ आप जुड़े रहें, इसमें आप लोग को सब कुछ मिल जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हिंदी और इंग्लिश मैथ बेसिकली दोनों में ही लैंग्वेज में पढ़ा देती हूँ। तो प्लीज़ अभी तक आपने ये वाला चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। तो चलिए आज का ये वाला लेक्चर शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ रूल बताती हूँ, जिस रूल से वो सारे क्वेश्चन होते हैं। तो प्लीज़ अपने कॉपी में नोट कर लीजिए रूल नंबर 1। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इस फॉर्म का होता है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म का होता है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म आपके द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, प्लीज़ आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, हम लोग ने पिछले जो चैप्टर में देखा था, चैप्टर नंबर 3 में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में जो हम लोग ने देखा था कि हम लोग का समीकरण कैसा होता था, मतलब उसमें x भी होता था और y भी होता था। ठीक है, x भी होता था, y भी होता है। ठीक है, उस वाले चैप्टर में। पर इस वाले हम लोग देख रहे हैं कि इस वाले चैप्टर में सिर्फ हम लोग को x ही देखने को मिल रहा है, कहीं भी y नहीं दिख रहा है। तो मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि चैप्टर नंबर 3 यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में तो हम लोग का y था, पर चैप्टर नंबर 3 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहीं भी आप लोग को y देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ x ही एक वेरिएबल है जो अपना मान बदल सकता है यानी चेंज कर सकता है। इसमें सिर्फ आप लोग को एक वेरिएबल मिलेगा जो कि x है, यहाँ y का कहीं भी नाम नहीं है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली मैं कहना क्या चाहती हूँ कि जैसे हम लोग क्या करते थे कि हम लोग को अगर 2 चीज़ कुछ दी रहती थी क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करते थे, एक को x लेट करते थे और एक को y। तो जब इस चैप्टर में y नहीं है तो हम लोग उसको क्या लेट करेंगे। ठीक है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्या है, आपके पास कोई रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, एक जो साइड है उसको आपको x मानना है और जो दूसरा साइड है उसको y नहीं। हम लोग क्या करते थे, पहले y मान लेते थे, एक साइड को x और एक साइड को y। पर इस वाले में हम लोग को y नहीं लेट करना है। आप लोग को क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन रहेगा जो x से रिलेटेड रहेगा, कहेगा कि वो क्या है, x का 2 गुना है यानी 2x। ठीक है, x का 2 गुना यानी 2x, और कहेगा कि x में आप इतना जोड़ दीजिए। ऐसा कुछ आप लोग को क्वेश्चन में रिलेटेड x से दिया रहेगा कि हम लोग दूसरे का मतलब मान सकते हैं, हम लोग दूसरे को कुछ भी मान सकते हैं। ऐसा दिया रहेगा कि आप पहला ये है तो पहले का इतना 2 गुना है। ठीक है, पहले में इतना जोड़ दो, पहले में इतना घटा दो। जैसे x है तो x में 5 जोड़ दो, x है तो x में 5 घटा दो। तो x से ही रिलेटेड कुछ आप लोग को दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो पहला तो मान लीजिए ये हो गया। ठीक है, आप लोग ये लिख सकते हैं कि इस चैप्टर में x का कहीं भी नाम नहीं है, y ही लेकर चलना है। ठीक है, तो दूसरा क्या है हम लोग का, दूसरा मान लीजिए आप लोग के पास एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव, ठीक है, नंबर, क्रमागत संख्या हम लोग इसे बोलते हैं। ठीक है, क्रमागत संख्या, बेसिकली क्रमागत संख्या क्या होती है, इससे नाम से पता चला, एक क्रम में, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 लगातार। ठीक है, क्रमागत संख्या। तो क्रमागत संख्या क्या होती है, हम लोग ने पहले को x माना मान लीजिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि
किसी भी पूर्णांक या फिर किसी भी नंबर डिजिट में क्या करते हैं, एक को इकाई मानते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 लगातार चलते रहते हैं। तो वही करना है। अगर हम लोग ने x को 1 माना है तो हम लोग 1 में क्या करते हैं, 1 + 1 2, 1 + 2 3, ठीक है, 1 + 1 + 1 3, ऐसे हम लोग करते थे। तो हम लोग को क्या करना है, पहले वाली संख्या को x मानना है और दूसरी वाली संख्या को x + 1, यानी x में 1 जोड़ के ऐसे ही लगातार आप लोग का चलता जाएगा। तो ये हो गया क्रमागत संख्या, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, मान लीजिए आप लोग को एज का कोई क्वेश्चन आ जाए, जिसे हम लोग आयु कहते हैं हिंदी में। अगर मान लीजिए आपको एज आ जाए क्वेश्चन में, तो ये भी इन्हीं लोग की तरह है। क्या करना है कि पहले को x मानना है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए जो छोटा मान होता है उसको x मान लेते हैं और बड़ा होता है तो x + 2 x + 3 2 गुना 3 गुना x में ही जोड़ के करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, एज आयु वाला कोई क्वेश्चन आया तो हम लोग पहले को x मानेंगे, ठीक है, छोटी वाले को x मानेंगे और उसी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे x मतलब इसमें 5 जोड़ दो, इसमें 5 वर्ष जोड़ दो, आयु में 5 वर्ष जोड़ दो, पहली वाली में 5 वर्ष जोड़ दो तो x + 5, 5 घटा दो तो x - 5, 5 का गुणा कर दो तो 5x, ऐसे कुछ रिलेटेड आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब देखिए ये थर्ड था। अब देखिए फोर्थ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ इस वाले को ध्यान से समझिएगा। देखिए फोर्थ क्या है आपका, मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन दिया हो चाल का, ठीक है, चाल यानी स्पीड का कोई क्वेश्चन दिया हो। स्पीड का अगर कोई क्वेश्चन दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए आप लोग को अगर कोई भी क्वेश्चन में स्पीड चाल से कोई रिलेटेड क्वेश्चन हुआ तो उसमें क्या रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला डिस्टेंस अपॉन में x, जो भी दिया रहेगा x, माइनस दूसरा डिस्टेंस, इस लाइन को रहने देते हैं, डिस्टेंस ऐसे क्वेश्चन में दिया रहेगा। जब ये क्वेश्चन मैं करने लगूंगी तो आप लोग को बताऊंगी कि क्वेश्चन कहाँ, मतलब ये फॉर्मूला कहाँ अच्छे से बैठ रहा है, ठीक है। तो x, अब देखिए आप लोग तो कहेंगे कि ये दोनों इक्वल ही है, मतलब डिस्टेंस अपॉन x और डिस्टेंस अपॉन x दोनों एक जैसा ही लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। क्या करना है कि देखिए ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस अपॉन x, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन x माइनस डिस्टेंस अपॉन x, ये इक्वल में टाइम यानी समय आपका हो जाता है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों कॉमन ही आप लोग को लग रहा है। पर अगर हम लोग को क्या दिया रहे कि x में ये जोड़ो तो इस साइड जोड़ेंगे, अगर कुछ जोड़ने का मान लीजिए 5 जोड़ना है तो इस साइड जोड़ेंगे, और अगर घटाना यानी माइनस सब्सट्रैक्ट करना है तो इस वाली तरफ जोड़ेंगे। आई होप थोड़ा बहुत आप लोग को समझ में आ रहा है। देखिए क्या करना है कि हम लोग ने लिखा फॉर्मूला है ये बेसिकली डिस्टेंस अपॉन x, ठीक है, माइनस डिस्टेंस अपॉन में x किया। क्या कहेगा आप लोग को क्वेश्चन में कि x में इतना जोड़ दो, तो हम लोग को क्या करना है, इस साइड वाले में जोड़ना है, ठीक है। और अगर कहेगा कि x में घटा दो तो हम लोग को इस वाले में घटाना है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। तो ये आप लोग का बेसिकली एक फॉर्मूला की तरह है, इसको प्लीज़ अभी के लिए तो आप लोग याद कर लीजिएगा, पर जब क्वेश्चन होने लगेगा तो मैं बता दूंगी कि कहाँ ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं दूरी हिंदी में, तो ये हो गया आपका। देखिए तो ये थे आपके सारे रूल्स, बस इतने ही रूल्स आप लोग को समझने हैं। आई होप आप लोग को कुछ तो समझ में आया हो इस रूल से। तो अगर मैं क्वेश्चन करवा दूंगी तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो चलिए ये था हम लोग के सारे रूल्स। तो चलिए बढ़ते अपने एक्सरसाइज की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए ये है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, ठीक है। देखिए मैं आप लोग को इंग्लिश में बता दे रही हूँ कि क्वेश्चन कहना क्या जा रहा है, ठीक है। तो देखिए रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोग को कुछ क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स दिए हैं, तो उसको कह रहा है रिप्रेजेंट करिए किसमें, इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण में हम लोग को पूरा उसका निकालना पड़ेगा, द्विघात समीकरण के रूप का आंसर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए पहला पार्ट क्या है आपका, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है मान लीजिए, उसका एरिया जो है, उसका क्षेत्रफल जो है वो है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो उसकी लंबाई है प्लॉट की इन मीटर्स, इज़ 1 more than twice इट्स ब्रेथ। तो कह रहा है कि जो इसकी लंबाई है प्लॉट की वो क्या है, ब्रेथ की
दोगुनी से एक ज़्यादा है, यानी एक अधिक है किससे, लेंथ की ना, लेंथ की ब्रेथ से। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करवाने लगूंगी वैसे वैसे आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिए, ठीक है। तो हम लोग को कुछ स्थिति दी रहेगी, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको क्या हम लोग को करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण के रूप में हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है वो 528 मीटर स्क्वायर है। तो देखिए, मान लीजिए आपका कोई ऐसा आयताकार आप लोग का भूखंड है, ठीक है। तो उसका जो पूरा क्षेत्रफल है, एरिया, वो क्या है आपका 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्षेत्रफल है। तो क्या आगे क्या कह रहा है, अब देखिए, कभी भी आप लोग को ऐसा कोई क्वेश्चन मिल जाए जो थोड़ा बड़ा दिख रहा हो, उसको क्या करना रहता है, हम लोग को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। एक साथ हम लोग को नहीं पढ़ना रहता, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम लोग को क्वेश्चन को समझना रहता है, देन सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए, क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है इसकी, ठीक है, ये जो लेंथ है, मान लीजिए आप लोग, ये क्या है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो ये जो लंबाई है, ये जो चौड़ाई, मान लीजिए हम लोग ने चौड़ाई मान लिया x, ठीक है, चौड़ाई x मान लिया, चौड़ाई यानी ब्रेथ को हम लोग ने क्या मान लिया, x मान लिया। तो जो लंबाई है, ये जो लंबाई है वो क्या है, x के दुगने यानी 2x से एक अधिक है 2x + 1, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि ये मान लीजिए आप लोग की चौड़ाई है x, वो क्या है, लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से, यानी चौड़ाई का दुगना, ठीक है, चौड़ाई का 2 यानी x × 2, 2x, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है यानी +1, ठीक है। तो हम लोग का लेंथ हम लोग क्या मान के चलेंगे, 2x + 1, और ब्रेथ हम लोग क्या मान के चलेंगे, x, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए, हम लोग करेंगे माना चौड़ाई इक्वल x, माना चौड़ाई इज इक्वल टू x, हम लोग ने चौड़ाई को x मान लिया, और फिर क्या होगा, तो हम लोग का लंबाई हो जाएगा, दिया ही है क्वेश्चन में 2x + 1, मतलब चौड़ाई जो है, मतलब लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ठीक है। आई होप ये वाला स्टेप आप लोग को समझ में आया हो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है कि हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए, भूखंड का क्षेत्रफल हम लोग को क्या दिया है, आप लोग जैसा कि देख सकते हैं, भूखंड का क्षेत्रफल है 528, ठीक है। भूखंड का क्षेत्रफल आप लोग को ये दे रखा है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। लेंथ × ब्रेथ इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिएगा, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, लेट ब्रेथ इज इक्वल टू x, एंड जो हम लोग का लेंथ हो जाएगा वो क्या है, 2x + 1, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, लेंथ × ब्रेथ, लेंथ हम लोग ने क्या माना है, 2x + 1, ठीक है। तो 2x + 1 इंटू ब्रेथ क्या है हम लोग का, x इज इक्वल टू 528, ठीक है। अब हम लोग क्या करें, इसमें इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2x में x की मल्टीप्लाई 2x², ठीक है, प्लस 1 की मल्टीप्लाई x में, तो x इज इक्वल टू 528, ठीक है। अब 528 को इधर लाएंगे, प्लस का है, इधर लाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 2x² + x, इधर आया -528 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर, 2x² + x - 528 इज इक्वल टू 0। ये रहा आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। इसमें क्या करना था, हम लोग को समीकरणों को द्विघात समीकरणों के रूप में हम लोग को इसको हल करना था। तो मैंने इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बना दिया है। तो ये है आप लोग का रिक्वायर्ड आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो आई होप आप लोग को समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए,
ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने कंसेक्यूटिव नंबर बताया था कि क्या होता है, क्रमागत संख्या, ठीक है। तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है। क्या कह रहा है कि आप लोग को दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जामिनेशन में बहुत बार आया है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि क्रमागत संख्या क्या होता है, एक के बाद एक रिपीट होता जाता है। तो कुछ पहला संख्या होगा तो कुछ दूसरा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर, हम लोग मान लेंगे कि कोई फर्स्ट नंबर होगा जो होगा x, ठीक है। और लेट सेकेंड नंबर, यानी माना पहली संख्या, ठीक है, इस x+1, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, पहला x और दूसरा x+1, ठीक है। तो हम लोग ने लिखा माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है हम लोग का x+1 है, ठीक है। तो देखिए आगे क्या कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है 306 है, ठीक है। तो ये हम लोग ने नंबर मान लिया, यानी इन लोग का पूर्णांक मान लिया है, ठीक है। तो हम लोग का जो इनका गुणनफल है, जो इनका प्रोडक्ट है, वो किसके बराबर है, 306 के। तो हम लोग लिखेंगे कि x इंटू x+1, जब ब्रैकेट के बाहर किसी भी चिन्ह का नहीं होता, कोई भी चिन्ह नहीं होता, तो हम लोग क्या मानते हैं, वो मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो इज इक्वल टू, यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है, यानी इन लोग का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, वो है 306 के इक्वल में, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x में x की मल्टीप्लाई x², x में 1 की मल्टीप्लाई प्लस x, और 306 को इधर लाएंगे, -306 इज इक्वल टू 0। तो इस वाले भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, बस आप लोग थोड़ा थोड़ा स्टेप समझते चलिए और ये क्वेश्चन आप लोग के चुटकियों में होने लगेंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। आई होप ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया। हम लोग ने सबसे पहले, मैं एक बार और बता दे रही हूँ कि हम लोग ने क्या किया, लेट फर्स्ट नंबर इज़ x, यानी माना पहली संख्या है x, और लेट सेकंड नंबर इज़ x+1, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कंसेक्यूटिव नंबर में हम लोग का होता है पहला x और दूसरा x+1, ठीक है। तो माना दूसरी संख्या x+1 है। क्या कह रहा था कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है 306 है, तो इन लोग का जो प्रोडक्ट है यानी गुणनफल है, मल्टीप्लाई में अगर हम लोग इसको करेंगे तो ये 306 के इक्वल है, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया, x में x की मल्टीप्लाई x², x में 1 की मल्टीप्लाई x, और 306 को इधर लाया, -306 इज इक्वल टू 0। तो ये आप लोग का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यही क्वेश्चन में पूछा था कि हम लोग को द्विघात समीकरण के रूप में का आंसर चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन्स मदर इज़ 26 years ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन की जो माँ है, इसमें एक रोहन है, एक उसकी माँ है, ठीक है। तो रोहन की मदर इज़ 26 years ओल्डर देन हिम, मतलब रोहन से 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उन दोनों के प्रोडक्ट, एजेस का जो प्रोडक्ट है इन ईयर्स 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, ठीक है। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जो रोहन की माँ है, एक रोहन है एक उसकी माँ है, वो अपने मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, अगर आयु या एज भी आप लोग को क्वेश्चन में दिया रहे क्वेश्चन, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना रहता है, एक को x मानना रहता है और एक x से रिलेटेड कुछ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो छोटी आयु है, मान लीजिए रोहन की जो है वो आयु छोटी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, रोहन की आयु को x मान लेंगे और जो बचेगा हम लोग क्या मान लेंगे, उसकी माँ का आयु, ठीक है। तो देखिए हम लोग करेंगे लेट
रोहन्स एज इज x and let रोहन्स मदर्स एज इज, देखिए क्या कह रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो जो रोहन की माँ है वो 26 वर्ष बड़ी है। तो 26 वर्ष कैसे बड़ी है? मान लीजिए रोहन की आयु इस समय 5 वर्ष होगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 में 26 वर्ष जोड़ेंगे तभी उसकी माँ की आयु निकलेगी। तो हम लोग क्या करेंगे, रोहन की आयु को तो x मान लिया, पर माँ की आयु को क्या मानना पड़ेगा, x + 26, यानी x से 26 साल बड़ी है, ठीक है। तो x + 26 इज x + 26, ठीक है। रोहन की आयु को हम लोग ने x मान लिया और क्या किया, रोहन की माँ की आयु को हम लोग ने x + 26 मान लिया। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। हम लोग ने क्या किया, लेट रोहन्स एज इज़ x, यानी रोहन की आयु x है, और लेट रोहन्स मदर्स एज इज़ x + 26, यानी वो 26 साल बड़ी है रोहन की आयु से। अब देखिए क्या कह रहा है कि उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। देखिए हम लोग को क्या दिया है, x हम लोग ने वर्तमान आयु माना है रोहन की, ठीक है, और रोहन की माँ की इतना माना है। तो देखिए अगर रोहन अभी 5 वर्ष का होगा तो हम लोग क्या करेंगे, x + 3 करेंगे, यानी 5 + 3 करेंगे तो 8 वर्ष आ जाएगी। अगर हम लोग को 3 साल बाद की आयु निकालनी है, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे करेंगे, जब x में x + 3 करेंगे तो x + 3 इन दोनों को जो गुणनफल है, और x + 26 में जब हम लोग 26 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा x + 29, ठीक है। इन दोनों की आयु का जो गुणनफल है ये 360 हो जाएगा, जैसा कि आप लोग को यहाँ लिखा है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। वर्तमान आयु है, 3 साल बाद हम लोग जब जोड़ेंगे तो इसमें x + 3 जोड़ेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, और जब x + 26 में 3 वर्ष जोड़ेंगे तो x + 29, ठीक है। 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। इन दोनों का गुणनफल देखिए, इन दोनों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो मैंने इतना कर दिया। अब क्या करेंगे, x में x की मल्टीप्लाई x² प्लस x में 29 की मल्टीप्लाई प्लस 29x, 3 में x की मल्टीप्लाई प्लस 3x, और 3 में 29 की मल्टीप्लाई प्लस 9 3 × 27 का 7, 2 हासिल, 3 2 6 2 8, 87 इज इक्वल टू 360। तो आई होप इतना स्टेप आप लोग समझ जाए। क्या किया मैंने, इन दोनों का गुणनफल था 360 हो गया, ठीक है। x में x की मल्टीप्लाई x², x में 29 की मल्टीप्लाई 29x, 3 में x की मल्टीप्लाई 3x, और 3 की 29 में मल्टीप्लाई 87 इज इक्वल टू 360। अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्लस का 360 इधर लाएंगे, ठीक है। x² की जगह x² प्लस 29x 3x, ये जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 32x प्लस 87 इज माइनस, तो देखिए प्लस का 360 इधर लाए, माइनस 360 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, x² की जगह x² प्लस 32x प्लस 87 में से 360 घटाएंगे तो माइनस का 7 नहीं 10 में से 3 का 3, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 27, ठीक है, 73। तो यहाँ हो जाएगा 273 इज इक्वल टू 0। तो ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये रहा आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप ये वाला भी थर्ड पार्ट आप लोग को समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो ये था आपका थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिए बढ़ते अपने लास्ट एंड फोर्थ पार्ट पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ट्रेन travels a distance of 480 km at a uniform speed, ठीक है। If the speed had been 8 km per hour less, ठीक है, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, मान लीजिए एक ट्रेन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती, ठीक है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए बेसिकली मैंने जो रूल नंबर 4 एंड लास्ट बताया था तो वही फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, वो 480 किलोमीटर की दूरी
समान चाल से तय कर रही है, ठीक है। 480 किलोमीटर जो उसकी दूरी है, यानी डिस्टेंस है जो वो 480 किलोमीटर है पर प्रति आवर, ठीक है, पर आवर की दूरी से समान चाल तय करती है, ठीक है। अगर उसकी दूरी, उसकी चाल जो है वो 8 किलोमीटर प्रति आवर घटती है, यानी चाल स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर की दर से वो घट रही है, ठीक है, 8 किलोमीटर की दर से घट रही है। और समय क्या दिया है हम लोग का, टी, यानी 3 घंटे 3 आवर, ठीक है। तो देख लेंगे ये क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए, क्योंकि हम लोग को चाल ज्ञात करनी है तो हम लोग मानेंगे, माना रेल गाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। हम लोग को चाल ज्ञात करनी है, एक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या माने, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है ना। तो देखिए, तो जैसा कि मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था कि डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन x माइनस डिस्टेंस अपॉन x इज इक्वल टू टी, यानी समय, ठीक है। तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो 8 किलोमीटर की आवर से घट रहा है तो यहाँ x माइनस 8 कर देंगे। तो देखिए, डिस्टेंस क्या दिया है आप लोग का, 480 अपॉन में x, ठीक है, माइनस डिस्टेंस 480 सेम एज इट इज़ अपॉन में x इज इक्वल टू टी, टाइम क्या दिया है 3। तो मैंने बताया था कि अगर हम लोग माइनस करते हैं x में से तो हम लोग इस तरफ करते हैं, और अगर प्लस करते हैं तो इस तरफ, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो इस तरफ करेंगे, ठीक है। तो x माइनस 8 कर दिया। अब क्या लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, x माइनस 8 इंटू एक्स, ये एलसीएम हो गया। इसका इसमें करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 480x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 480x, और 8 का इसमें करेंगे माइनस माइनस तो 480 का 8 में 8 0 0, 8 8 64 का 4, 6 8 4 32, 38, 3840 यहाँ आ जाएगा आपका। तो यहाँ आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 480x माइनस इसमें इसकी करा तो 480x प्लस 3840 इज इक्वल टू 3। अब जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ 480x और यहाँ माइनस 480x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका 3840 अपॉन में x के x में मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 8 की x में मल्टीप्लाई माइनस 8x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x की 3 में तो माइनस 8 3 24x इक्वल में 3840, इसको इधर ला लेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये रहा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग चाहे तो इसको 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 8 24x, ठीक है, मतलब 8x, और यहाँ हो जाएगा 1 2, ठीक है, 2 इधर जाएगा तो 8 3 8 24 0 इक्वल में 0, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये पूरा इस फॉर्म में आ जाएगा पूरा क्वेश्चन। आई होप आप लोग को समझ आए। मैं एक बार और बता दे रही हूँ कि मैंने पूरे क्वेश्चन में किया क्या। देखिए, सबसे पहले क्या कह रहा था कि एक रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, ठीक है। तो उसकी जो डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 480 किलोमीटर पर आवर। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हम लोग का डी जो डिस्टेंस हो जाएगा 480, स्पीड 8, टी टाइम 3 आवर, ठीक है। तो माना रेलगाड़ी की चाल x मीटर, हम लोग क्या माने कि जो रेलगाड़ी की चाल है वो x किलोमीटर पर आवर है। हम लोग ने डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस अपॉन x माइनस 8 माइनस डिस्टेंस अपॉन x इज इक्वल टू 3। तो ये इससे कट गया 3840, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, ये आया, हम लोग ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इक्वेशन बन गया, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट। तो आई होप
ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।